हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। महा क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है और ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है। तो मात्र 3 दिनों में विज्ञान के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको पढ़ाएंगे, जिससे आपकी तैयारी 100% हो जाएगी और आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छा नंबर आएगा, ये हमारा गारंटी है। और आज की इस वीडियो में भौतिकी के चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 3 के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे और फिर रात 8 बजे चैप्टर 4 से लेके चैप्टर 6 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता देंगे और इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका पीडीएफ आप लोग को कहां से डाउनलोड करना है और कैसे डाउनलोड करना है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि प्रकाश किसका रूप है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश किसका रूप है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश गमन कैसे करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश गमन कैसे करता है। तो जो प्रकाश होता है ये सीधी रेखा में गमन करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है। तो निर्वात में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और निर्वात को शून्य भी बोला जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, इसे आपको याद रखना है। अगर किलोमीटर में पूछे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया। तो रोमर ने ज्ञात किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। तो जो प्रकाश है ये अनुप्रस्थ तरंग है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे अदीप्त कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है कि वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं। तो इसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न,
12 नंबर प्रश्न है कि वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर जाता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। तो जो आपतन कोण होता है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और महाक्रैश कोर्स शुरू हो चुका है और इस महाक्रैश कोर्स में हम 3 दिनों में पूरा विज्ञान खत्म करेंगे, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। रोज यहाँ पे 1:30 बजे दिन में और रात में 8 बजे आप लोग जरूर जुड़िएगा। और इसका PDF हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे। और परीक्षा में अब मात्र 30 दिनों से कम का समय बचा है, तो अपना जी जान लगा दीजिए परीक्षा की तैयारी के लिए, क्योंकि आज का ही तैयारी आपको परीक्षा में बहुत ही रंग लाएगा और बहुत अच्छा आप लोग नंबर ला सकते हैं। तो मात्र इसी 30 दिन में आप लोग जितना तैयारी कीजिएगा वो आपका बहुत प्लस पॉइंट होगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इसका PDF भी हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री का हो तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा। तो आपतन कोण जो होता है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को कोण I से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को कोण R से सूचित करते हैं। और यहाँ पे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो अगर आपतन कोण 60 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि वह यंत्र जिससे दूर की वस्तु को स्पष्ट देखा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे दूरदर्शी कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की तरफ निकला हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है उसे क्या कहते हैं, तो अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24
24 नंबर प्रश्न है कि चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो चिकित्सा क्षेत्र में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट तथा बैक लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट तथा बैक लाइट में किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं। यहाँ पे सॉरी पूछ रहा है कि दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं। तो दर्पण की लंबाई को द्वारक कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाता है उसे क्या कहते हैं। तो वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे फोकस कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो फोकस पे बनेगा, इसे आपको याद रखना है। और जब वस्तु फोकस पे होता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अनंत पे बनता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये उल्टा होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ये सीधा होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। तो धनात्मक होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं।
तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। तो जो आपतन कोण होता है ये अपवर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। तो निर्वात में होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण किधर मुड़ता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ती है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण किधर मुड़ता है। तो अभिलंब से दूर हटता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि कांच और हवा में कौन सघन माध्यम है। यहाँ पे आपको बताना है कि कांच और हवा में कौन सघन माध्यम है। तो यहाँ पे कांच सघन माध्यम है और हवा विरल माध्यम है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। तो पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि पानी से भरी बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है किसके कारण। यहाँ पे आपको बताना है कि पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ या टूटा हुआ प्रतीत होता है किसके कारण। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि बाल्टी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है क्यों। तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। तो जो प्रिज्म का अपवर्तन कोण होता है ये 60 डिग्री का होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस महा क्रैश कोर्स में विज्ञान को मात्र 3 दिन में खत्म करेंगे। तो आप लोग क्रैश कोर्स जरूर देखिएगा। अगर आप लोग क्रैश कोर्स देख लीजिएगा तो आपकी विज्ञान की तैयारी 100% हो जाएगी और फाइनल बोर्ड परीक्षा में विज्ञान से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल लेंस कैसा होता है। तो जो उत्तल लेंस होता है ये बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। तो जो उत्तल लेंस होता है ये बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस कैसा होता है। तो जो अवतल लेंस होता है ये बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो डायोप्टर होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और डायोप्टर को डी से सूचित किया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है।
तो लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि लेंस में कहां से प्रकाश बिना मुड़े सीधे निर्गत हो जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस में कहां से प्रकाश बिना मुड़े सीधे निर्गत हो जाती है, तो प्रकाशीय केंद्र से हो जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि अभिसारी लेंस निम्न में से कौन सा है। तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि अपसारी लेंस निम्न में से कौन सा है। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस की फोकस कैसी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल लेंस की फोकस कैसी होती है, तो धनात्मक होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस की फोकस कैसी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल लेंस की फोकस कैसी होती है। तो अवतल लेंस की फोकस ऋणात्मक होती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है और आवर्धन का कोई भी ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है ये हमेशा उल्टा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के जिस सतह से होता है उसे क्या कहते हैं। तो प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के जिस सतह से होता है उसे अपवर्तन सतह कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो फोकस पर बनेगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। इसमें से आपको बताना है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो 1/v बराबर 1/u प्लस 1 यहाँ पे 1/v प्लस 1/u होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि लेंस सूत्र क्या होता है। तो लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है कि गोलीय दर्पण का आवर्धन m किसके बराबर होता है। तो ये v/u के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि स्नेल का नियम का गणितीय रूप कौन सा है। तो स्नेल के नियम का गणितीय रूप होता है sin i बट्टा sin r। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो इसमें क्या संबंध होगा।
तो जो फोकस दूरी होता है ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर। 72 नंबर प्रश्न है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर। 73 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, जो जिलेटिन का बना होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर। 74 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे कहते हैं? तो रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर। 75 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो मानव नेत्र पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, छोटा और वास्तविक बनता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर। 76 नंबर प्रश्न है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो नेत्रदान में नेत्र का जो कार्निया वाला भाग होता है यही दान में दिया जाता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर। 77 नंबर प्रश्न है कि पुतली को नियंत्रित कौन करता है? तो पुतली को नियंत्रित आइरिस करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर। 78 नंबर प्रश्न है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर। 79 नंबर प्रश्न है कि स्पष्ट देखने की दूरबिंदु कितना होता है? तो स्पष्ट देखने की दूरबिंदु अनंत होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर। 80 नंबर प्रश्न है कि जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे तो नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष हुआ है? तो जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है तो उसे दूर दृष्टि दोष हुआ रहता है, इसे आपको याद रखना है। ये थोड़ा सा उल्टा होता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर। 81 नंबर प्रश्न है कि जब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे तो नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष हुआ है? तो निकट दृष्टि दोष हुआ है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 82 नंबर। 82 नंबर प्रश्न है कि जब दूर की वस्तु और नजदीक की वस्तु दोनों स्पष्ट दिखाई न दे तो उसे कौन सा दोष कहते हैं? तो उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 83 नंबर। 83 नंबर प्रश्न है कि जब एक ही वस्तु कई जगहों पर दिखाई पड़े तो उसे नेत्र का कौन सा दोष कहते हैं? तो उसे अबिंदुकता कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 84 नंबर। 84 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर। 85 नंबर प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 86 नंबर। 86 नंबर प्रश्न है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 87 नंबर। 87 नंबर प्रश्न है कि अबिंदुकता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर। 88 नंबर प्रश्न है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से टिमटिमाते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 89 नंबर। 89 नंबर प्रश्न है कि जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है
तो उसे कौन सा दोष कहते हैं? तो उसे मोतियाबिंद कहते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 90 नंबर प्रश्न है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 91 नंबर प्रश्न है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 92 नंबर प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? तो सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 93 नंबर प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 94 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष में सबसे बाहर लाल रंग दिखाई देता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 95 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष में सबसे अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष में सबसे अंदर बैगनी रंग दिखाई देता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इंद्रधनुष में 7 रंग होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 96 नंबर प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से दिखाई देता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर प्रश्न है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर प्रश्न है कि मृगमरीचिका किस कारण से बनता है? तो मृगमरीचिका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से बनता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरणें किसी कण से टकराकर चारों तरफ फैल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 101 नंबर कि सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 102 नंबर कि वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो वायुमंडल में नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बताते हैं कि इसका पीडीएफ आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना मोबाइल का जो क्रोम होता है इसे आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है। अब क्या करना है कि इसका जो ये सर्च बॉक्स है इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK और फिर CLASS। यहाँ पे हम आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे और जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए आस्क क्लास लिखा हुआ आ गया। इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक क्लास 10th क्वेश्चन बैंक। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे टेस्ट एक बार लगा के आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको टेस्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आज 18 जनवरी है तो सभी विषयों का यहाँ पे लाइव टेस्ट चल रहा है, मिक्स टेस्ट ऑल सब्जेक्ट का। तो इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे जो टेस्ट है वो टेस्ट वाला पेज ओपन हो जाएगा
और थोड़ा सा आपको नीचे करना है। और यहाँ पे देखिए ये रहा आपका टेस्ट। अभी तक यहाँ पे 1094 बच्चों ने टेस्ट दे चुके हैं, तो आप भी यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। जैसे हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं रोहित, और यहाँ पे हम रोहित लिख के यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। आप लोग अपना नाम लिखिएगा और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रहा है पहला क्वेश्चन, इसमें 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका रिजल्ट भी दिखाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है, तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। तो यहाँ पे देखिए यस लिखा हुआ आ जाएगा अगर सही रहेगा, और फिर नेक्स्ट कीजिएगा तो दूसरा क्वेश्चन आएगा। बोल रहा है कि रैखिक बहुपद x-3 का शून्य क्या होगा, तो +3 होता है, तो यहाँ पे भी यस आ जाएगा। अगर आप लोग गलत कीजिएगा तो गलत आ जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग टेस्ट दे सकते हैं और इसका पीडीएफ यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखिए देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड पीडीएफ, इस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए कल यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाए थे, तो उसका पीडीएफ बस यहाँ पे आप लोगों को डाउनलोड पे क्लिक करना है और डाउनलोड हो जाएगा। और अभी 2 मिनट के अंदर में हम यहाँ पे जो अभी पढ़ाए हैं क्रैश कोर्स भौतिकी का, उसका अपलोड करेंगे। तो मात्र 2 मिनट बाद आप लोग वेबसाइट खोलिएगा और इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।